हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज सीए विवेक धर्मशी और आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं। और ये जो वीडियो है ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 दैट इज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स पर है। यस, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पार्ट 2 है। अगर आप मेरी पूरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर 2 पार्ट्स बनाते हैं। पार्ट 1 में हम लोग पूरी थ्योरी को कवर करते हैं, उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको समझते हैं। और पार्ट 2 में हम लोग काफी सारे सम्स को सॉल्व करते हैं। यस, देयर आर लॉट ऑफ सम्स दैट वी सॉल्व। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पार्ट 2 है। इसका मतलब यहां पर हम बहुत सारे सम्स करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपने पार्ट 1 पहले से देख लिया है, या फिर अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, जो भी थियरी है, उसके बारे में आपको सही से पूरी आइडिया है। सो आई कंसिडर दैट यू हैव वॉच्ड योर पार्ट 1, आपने उसको अच्छी तरह से देख लिया है, समझ लिया है, और अब आप ये वीडियो को सम्स की प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम लोग AS 18 पर सम्स जो है वो शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि P का Q के अंदर 60% वोटिंग राइट है और Q का R के अंदर 20% है और P का R के अंदर 14% है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि P और R ये अपना रिश्ता नहीं बताना चाहते, दे डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज द रिलेशनशिप। सो आपको ये बताना है फ्रॉम द AS 18 परस्पेक्टिव, इज इट राइट, इज इट नॉट, क्या लग रहा है आपको। तो आपको मालूम है, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है, जब ऐसा हो तो पहले तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि P का डायरेक्ट कंट्रोल 14% है और इनडायरेक्ट कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो 60 into 20 दैट इज 12% है। इसका मतलब टोटल वोटिंग राइट्स जो P का R के अंदर आएगा वो होगा 14 + 2 दैट इज 26%। श्योर अबाउट दिस? और जब ये 26% है इसका मतलब ये क्लियरली हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ P on R and therefore they have to disclose the relationship। आपको डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, आप नहीं देंगे तो ऑडिटर जो है वो क्वालिफाई कर देगा। श्योर अबाउट दिस? यहां पर R जो है वो रेगुलरली P को गुड सप्लाई कर रहा है और therefore एज पर AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस? क्योंकि पॉइंट यहां पर आ चुका है अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का। श्योर? तो अगर आप सोल्यूशन देख सकेंगे यहां पर तो क्लियरली यहां पर बोला है कि अगर मोर देन 1/2 होता तो हम उसे कंट्रोल कह देते, और अब जबकि ये मोर देन 20% है प्लस पार्टिसिपेट भी कर रहा है तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। कैलकुलेशन हमने अभी देखी, मैंने आपको करके बताया कि 26% कैसे आता है, और सबको ही पता है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एन इंटरमीडिएरी 20 या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर अगर है तो ऑब्वियसली एज पर AS 18 आपको रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे। श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो आई जस्ट होप जिनके पास मेरी बुकलेट है वो अपनी बुक में अंडरलाइन करते चले, हाईलाइट करते चले, कैलकुलेशंस जो मैं करता हूं वो करते चले, बिकॉज दिस इज अ क्विक वीडियो जहां पर हमें बहुत सारे सम्स एक लिमिटेड अमाउंट में करने हैं। जिनके पास बुक नहीं है वो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं एंड सो फोर्थ। श्योर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर कहता है X लिमिटेड हैज अ डायरेक्टर हु इज ऑल्सो डायरेक्टर इन Z लिमिटेड। सो X लिमिटेड एक A बोलकर एक डायरेक्टर है
अब वो जो डायरेक्टर है वो एक्स लिमिटेड में भी है और जेड लिमिटेड में भी है, और ए जो है डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजंस. सो इट डज नॉट, यहां पे क्लियरली बोल दिया उन्होंने, इट डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट. द फोकस हैज टू बी डज नॉट. तो क्या जेड और एक्स मतलब ये दोनों, क्या ये रिलेटेड पार्टी होंगे, ये आपको बोलना है. क्या ये रिलेटेड पार्टी रहेगा, yes or no? So your correct answer will be no, because if the question clearly states that if does not participate in the operating and the financial decisions, तो फिर x और z related party नहीं होगा. हमने पार्ट 1 में देखा था merely because you are a common director, merely because a person is a कॉमन डायरेक्टर, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो दोनों कंपनी जो है वो रिलेटेड पार्टी बन जाएगा. श्योर अबाउट दिस. तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर वो क्लियरली मैंने लिखा है मियरली बिकॉज देयर इज वन डायरेक्टर. इसका मतलब ये नहीं कि वो जो दो कंपनीज है वो रिलेटेड पार्टी बन जाए. इट इज क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन दैट इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी. श्योर अबाउट दिस, पक्का. कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है नर्मदा सोल्ड गुड्स ऑफ 90 lakhs टू गंगा. सो नर्मदा यहां पे इज सेलिंग गुड्स टू गंगा. ओके, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नर्मदा, सो देयर इज एन एमडी ऑफ नर्मदा हु ओन्स 100% ऑफ गंगा. वाओ. The sales were made to Ganga at a normal selling price. Now they are trying to fool us by saying normal selling price पे होता है, कोई अलग प्राइस पर नहीं किया गया, कम प्राइस पे नहीं किया गया. तो द चीफ अकाउंटेंट ऑफ नर्मदा बोल रहा है देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू शो दिस. क्यों बताना है, कोई जरूरत नहीं है. नो डिस्क्लोजर इज नेसेसरी. आपको बोलना है क्या चीफ अकाउंटेंट जो बोल रहा है वो सही है. अब मुझे बताइए, यहां पर एक पर्सन है जो एक कंपनी में एमडी है और दूसरी कंपनी का तो 100% का ओनर है. तो ये समझने वाली बात है कि वो दोनों ही कंपनी पर अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकता है. अरे यस और नो, अगर वो एक कंपनी में एमडी है और दूसरी कंपनी में 100% का ओनर है तो ऑब्वियसली वो दोनों ही कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है. ही इज लाइक अ कॉमन केएमपी. यस, एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों कंपनी को जोड़े रखा है, और इसीलिए हम कंक्लूड करेंगे कि नर्मदा लिमिटेड एंड गंगा लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टीज. श्योर अबाउट दिस, पक्का. तो हम यहां पर उसका सोल्यूशन देख सकते हैं. वो कह रहा है कि यहां पर द मैनेजमेंट इज एबल टू एक्सरसाइज द इन्फ्लुएंस एंड इफ इट इज तो फिर नर्मदा एंड गंगा आर रिलेटेड पार्टीज और डिस्क्लोजर देना जरूरी है. ये मैटर नहीं करता कि आपने नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे रखा है, मतलब आर्म्स लेंथ प्राइस पे है या कोई दूसरी प्राइस पे. तो चीफ अकाउंटेंट जो कह रहा है वो गलत है, डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक फादर और सन है और उन्हें 2 लाख रुपीस मिलते हैं XYZ लिमिटेड से. जॉब वर्क का पैसा मिलता है. फादर और सन ने मिलकर एक कंपनी, एक फर्म है उनकी, सो उनकी फर्म को 2 लाख रुपए मिले हैं जॉब वर्क के. द टोटल जॉब वर्क वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर आर ओवर 50 lakhs. ओके, एनुअली जो ये अमाउंट है वो 50 लाख तक जा रही है. सो द मैनेजिंग डायरेक्टर इज हैविंग सब्सटैंशियल होल्डिंग. The managing director told the auditor that since he is not involved in the activities of the firm and since the amount paid to is insignificant, there is no need to disclose. तो क्या ये सही है या नहीं, ये आपको बोलना है. अब ये सिंपल सी बात है यार कि अगर यहां पर फर्म में फादर पार्टनर है और वहीं पर वही फादर इस कंपनी का एमडी है, तो ये क्लियर हो गया फिर से कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. और जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो हम बोलेंगे कि इट इज अ रिलेटेड
पार्टी AS 18 के हिसाब से आपको डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे। ये मायने नहीं रखता कि कितना है कितना नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट द कंसर्न पर्सन मे एक्सरसाइज एंड देयरफॉर वी हैव टू कंसिडर दैट देयर इज अ रिलेटेड पार्टी transaction. Sure about this? So non-disclosure is not relevant at all. There can be a significant influence exercised by the MD. Sure about this? Pakka. Next question. Y Limited is a closely held company जिसके अंदर 5 directors out of which 3 are whole time and they also take part in directing supervising the activities of company. These directors hold 60% is XYZ. लो बोलो मतलब एक X लिमिटेड एक कंपनी है, एक Y लिमिटेड कंपनी है एंड आउट ऑफ 3 डायरेक्टर्स जो है वो इधर काम करते हैं प्लस यहाँ पर उनका 60% स्टेक है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्या X लिमिटेड और Y लिमिटेड रिलेटेड पार्टी होंगे? अरे पूछने की बात है, कंफर्म रिलेटेड पार्टी है बिकॉज एक तरफ आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, दूसरी तरफ आप उस कंपनी का 60% होल्ड करते हो। यार 60% का मतलब है एक तरह से कंट्रोल है आपका। तो ये क्लियर है कि X लिमिटेड और Y लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है। श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट, so the 3 directors seem to be the KMP. They also control 60% and therefore it is a related party. Sure. Question number 6 क्या कह रहा है? Question number 6 कह रहा है X एक कंपनी है जो स्टील के चेयर्स बनाती है और वो अपना सारा रॉ मटेरियल A से लेता है। क्या A और X रिलेटेड पार्टी है? अब हमने पार्ट 1 में क्लियर देखा था कि जस्ट बिकॉज आप किसी पर इकोनॉमिकली डिपेंडेंस है, क्या वो सामने वाला आपका रिलेटेड पार्टी बन जाता है? नहीं। जस्ट बिकॉज मैं मेरा 100% रॉ मटेरियल से लेता हूं इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा रिलेटेड पार्टी बन गया। तो यहां पर क्लियर है कि A लिमिटेड एंड XY लिमिटेड आर नॉट रिलेटेड पार्टी। क्लियर है? यहां पर आप देख सकते हैं जस्ट बिकॉज ही इज अ सिंगल सप्लायर does not make him a related party just because कि मैं मेरे 100% रॉ मटेरियल पर उसके ऊपर निर्भर हूं। श्योर अबाउट दिस? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है X लिमिटेड एक बैंकिंग कंपनी है विच हैज अ डायरेक्टर B हु होल्ड्स एन अकाउंट विद X लिमिटेड। वो पार्टिसिपेट भी करता है फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस में एंड इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डे टू डे एक्टिविटीज। नाउ ड्यूरिंग द ईयर देयर वर सर्टेन ट्रांजैक्शन बिटवीन X एंड B। तो क्या वो दिखाने चाहिए, नहीं दिखाने चाहिए? अब थोड़ा समझिए, यहां पर बैंकिंग कंपनीज को एक स्पेशल एग्जेम्पशन दिया गया है और उन्हें ये क्लियर कहा गया है कि ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी अगर कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, तो उस कंपनी को अपने कस्टमर्स की कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर से आपको एक क्लियर कर दूं कि अगर वो कस्टमर उसका एमडी है तो जो उसने ये बैंक में अपना बैंक अकाउंट मेंटेन किया है सिर्फ उसी रिलेटेड कॉन्फिडेंशियलिटी है। अगर उस एमडी ने उस बैंक के साथ कोई दूसरे ट्रांजैक्शंस किए हैं तो वो तो आपको फिर भी बताने पड़ेंगे। तो यहां पर हमें सिर्फ ये बोलना है कि बैंकिंग सेक्टर को एक कॉन्फिडेंशियलिटी का ड्यूटी और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डीलिंग्स को बताना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर बैंक अकाउंट के अलावा कोई ट्रांजैक्शंस है तो हमें बताना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस? कम टू क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज। 8 कह रहा है वाई लिमिटेड एक स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज है जो जेड के साथ कोई ट्रांजैक्शंस किया है विच इज ऑल्सो अ स्टेट कंट्रोल। तो क्या वाई एंड जेड आर रिलेटेड पार्टीज? नहीं। हमने पार्ट 1 में देखा था कि 2 स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेस आर नॉट रिलेटेड पार्टी। ये हमारे स्टैंडर्ड में ही बोला हुआ है। अरे यस और नो? यहां पे क्लियर बोला है दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एजेंसीज आर नॉट डीम्ड टू बी रिलेटेड पार्टी। श्योर अबाउट दिस? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक्स लिमिटेड का एक डायरेक्टर है ए
उसका ब्रदर इन लॉ इज अ टैक्स कंसल्टेंट एंड ऑल्सो हेल्प्स इन टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। नाउ ड्यूरिंग द ईयर उसका ब्रदर इन लॉ परचेज गुड्स विद 2 lakhs। क्या ये ट्रांजैक्शन बताना चाहिए? अब गाइस आप समझ सकते हैं कि यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है रिलेटिव की डेफिनेशन, और रिलेटिव की डेफिनेशन में ब्रदर इन लॉ नहीं आता। जबकि रिलेटिव के डेफिनेशन में ब्रदर इन लॉ नहीं आता, दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट कवर्ड अंडर AS 18 and therefore there is no specific requirement as such in this particular thing. So यहाँ पर it is not covered as a related party transaction and therefore वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A holds 6% in X Limited। कौन? A 6%। मिसेस A, एक मिनट, मिसेस A holds 12% and A's brother-in-law 10%। अब वो बोल रहे हैं क्या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अब पहली बात, जब बहुत बार हम कैलकुलेट करते हैं तो लोग कैलकुलेट कर लेते हैं 6 + 12 + 10 विच कम्स टू 28, और फिर लोग कहते हैं देखो देखो 20 के ऊपर चला गया, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है और खत्म। बिल्कुल नहीं। हमें पता है कि ब्रदर इन लॉ रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता, इसीलिए कैलकुलेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 + 12 दैट इज 18 आएगा। और सबको पता है कि एज 18 is below 20%, it can be concluded that there is no significant influence and therefore you will not be considered as a related party. Sure about this? पक्का? Everybody, तो यहाँ पर क्लियर लिखा है there is an absence of substantial interest, there is no significant influence, और आप ये देख सकते हैं only 18% आएगा, ना कि 28%। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है Y लिमिटेड में X लिमिटेड का 70% स्टेक है और ड्यूरिंग द ईयर इस 70% में से 60% was सोल्ड। अब बीच में X और Y के कोई ट्रांजैक्शंस हुए हैं, बिफोर भी हुए हैं, आफ्टर भी हुए हैं। क्वेश्चन कहता है क्या सारे ट्रांजैक्शंस को बताना है? तो अब मुझे बताइए, जब आप 70% के ओनर थे और उसके बाद जब आपने 60% शेयर्स जो है वो बेच दिए, तो क्या आपको, जब आपका सिर्फ और सिर्फ अब 10% हिस्सेदारी रह गई है, क्या बताने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो हमें सिर्फ डिस्क्लोज ओनली दोज ट्रांजैक्शंस which were entered into before sale of shares or stake, whatever you want to say. So what is important is you need to only disclose those transactions जब आप उस कंपनी के 70% ओनर थे। जिस दिन आपने 60% बेच दिया, अब आपको उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन की डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। श्योर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? X लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ Z जो कि पूरी एक्टिविटीज ऑफ X कंट्रोल करता है। X ने अवेल किया लोन जिसमें Z इज द गारंटर। क्या ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताना है? तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं बताना, बिकॉज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी ग्रुप कंपनी की बैलेंस शीट है, पूरे ग्रुप कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और जब वो पूरे ग्रुप कंपनी का है तो वो वैसे भी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो टेंशन का कोई काम नहीं है। कंसोलिडेशन या CFS में आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताने की जरूरत नहीं है। श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है X लिमिटेड is a subsidiary of A to the extent of 80%.
क्या ए को अपना एक्सटेंट दिखाना चाहिए CFS में? सो हमें मालूम है द करेक्ट आंसर इज नो, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग इन CFS इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द होल ग्रुप, और ऐसे समय में होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर, हमें बताने की जरूरत नहीं है। श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A Limited sold goods to B, which was a subsidiary. B was not doing well and was collapsing. A expected the receivable to be doubtful and also made a provision on the books for the same. क्या इसके हमें डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे? अब यहां पर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट किधर है ये हमें नहीं मालूम। हम ऐसा कहेंगे, अगर ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन में बोला, कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। श्योर अबाउट दिस? जिनके पास बुक है वो अंडरलाइन कर सकते हैं। सो फार एज CFS इज कंसर्न, डिस्क्लोजर्स जो है वो विल नॉट अप्लाई, बट इफ इट इज अ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन सच डिस्क्लोजर नीड्स टू बी डन। Sure about this? Come to question number 15. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक हस्बैंड एंड वाइफ है which has a 34% in XYZ and they are also having a partnership. Now that partnership में they are 100% owners और XYZ कंपनी है जिसमें they are 34% owners. अब तो कॉमन सेंस है, तो क्या ये पार्टनरशिप और XYZ रिलेटेड पार्टी है? अरे 100% related party है, because the same husband and wife are the partners in the partnership firm and they are also having more than 20%, that is 34% stake. Therefore, if there is any transaction between this partnership and XYZ, then the full disclosure is mandatory. आपको पूरा का पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। Sure about this? पक्का? Come to question number 16. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है योर क्लाइंट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और वो कह रहा है कि हमने हमारे कस्टमर्स को बोला था कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे और इसीलिए हम हमारे कस्टमर के साथ हुए डिटेल्स को किसी को नहीं बताएंगे। अब एडवाइस कीजिए। अब गाइस, हमने क्लियर बोला था कि अगर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी लीगली बाय ऑब्लाइज बाय लॉ अगर ये रूल बनाए और उस सेक्टर को वो एप्लीकेबल हो तो ही आपको AS 18 से एग्जेम्पशन है। जस्ट बिकॉज कि आपने अपने कस्टमर्स को कॉन्फिडेंशियलिटी हम रखेंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे, ऐसा एग्रीमेंट में एंटर किया, तो इससे आपको AS 18 से कोई भी एग्जेम्पशन मिलेगा नहीं। याद रखें। तो क्लियरली ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, जैसे बैंक्स आर ऑब्लाइज बाय लॉ टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कस्टमर्स ट्रांजैक्शन। सो कंपल्सरी है कि इट शुड बी अ पर्टिकुलर रेगुलेटर और अ सिमिलर कंपनी कंपीटेंट अथॉरिटी गवर्निंग एंटरप्राइजेस जो ये आपको बोले, but this exemption is not available in respect to confidentiality provisions just because there is a commercial contract between two where we have clearly specified that I'll maintain confidentiality. ऐसा नहीं है। AS 18 में आपको डिस्क्लोजर देने ही पड़ेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहां पर डिस्क्लोजर तभी एप्लीकेबल होता है जब आपको कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी या कोई लॉ ऑब्लाइज करती है, बाय लॉ आपको परमिशन देती है, वरना उसके अलावा तो यू आर नॉट गेटिंग एनी एग्जेम्पशन फ्रॉम AS 18। श्योर अबाउट दिस? पक्का? कम टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है A is holding 60% in B and B is holding 60% in C, तो क्या A का कोई कंट्रोल है? बिकॉज मैथमेटिकली इट इज 36। अब ये मैथमेटिकली 36 कैसे कर रहे हैं वो लोग? 60 into 60%, तो दैट गिव्स यू 36%। अब आपको मालूम है कि सरासर गलत है। आप कहेंगे सर आपने तो ये वीडियो के पहले सम में, फर्स्ट सम में ऐसा किया था। राइट, मैंने फर्स्ट सम में तब किया था
जब यहां पर भी 50 से नीचे है और यहां पर भी 50 से नीचे है, बट आप देख सकते हैं कि जब इसका इस कंपनी में 60% है, मतलब बी का ए का बी पर पूरा कंट्रोल है और बी का सी पर पूरा कंट्रोल है, बिकॉज दोनों ही तरफ 50% से ज्यादा है, तो ये कॉमन सेंस है कि ए का सी पे भी कंट्रोल रहेगा। और अगर कंट्रोल रहेगा तो ऑब्वियसली हम जब क्वेश्चन हमें वही पूछ रहा है कि क्या एज ए18 कंट्रोल है, तो हाँ कंट्रोल है, बिकॉज अगर ए बी को कंट्रोल करता है और बी सी को कंट्रोल करता है तो कॉमन सेंस है ए भी सी को कंट्रोल करेगा। याद रखें ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कब नहीं करनी है, जब दोनों ही बाजू मोर देन 50% हो। अगर कहीं पर 40 और 30 है तो आपको मैथमेटिकली मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था। श्योर अबाउट दिस? तो यहां पर यस, ए का सी पे कंट्रोल है। नेक्स्ट, अब आपको ये डायग्राम के माध्यम से ये बताना है कि कौन किसका रिलेटेड पार्टी है। तो जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, तो यूएच, अब बताइए यूएच का कौन कौन रिलेटेड पार्टी होगा? कैन आई से सब्सिडरी एक्स, सब्सिडरी वाई, सब्सिडरी x1? अरे यस और नो, ये तीनों ही यूएच के रिलेटेड पार्टी रहेंगे। एक्स का रिलेटेड पार्टी कौन रहेगा? x1, यूएच और y। सर x1 क्यों? बिकॉज ये x का सब्सिडरी है। सर यूएच क्यों? बिकॉज वो उसका होल्डिंग है। सर y क्यों? अरे सिस्टर कंसर्न, सिस्टर कंसर्न होता है ना, आप अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी आपके मम्मी पापा के बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग भाई बहन हुए ना। सो इन द सेम वे सब्सिडरी एक्स एंड सब्सिडरी वाई। अच्छा वाई का रहेगा तो कौन कौन रहेगा? x1, x and UH. Yes or no? Sure about this? What about A? A का सिर्फ रहेगा, कौन रहेगा A का? अच्छा सब्सिडरी X का तो A और B भी रहेगा, बिकॉज ये एसोसिएट बोलकर X के साथ जुड़े हैं। A का कौन रहेगा? सिर्फ X। B का कौन रहेगा? सिर्फ X। अरे यस और नो? श्योर अबाउट दिस? पक्का? और x1 का कौन रहेगा? x1 का अगेन x, y और UH। याद रखिए, मैं एक चीज से बता दूं, associate of associate is not a related party and co-associates are also not related party। ये ध्यान में रख लेना एक चीज मेरी। श्योर? तो यहां पर मैंने सोल्यूशन तो दे रखा है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं पॉज कर, बट मैंने बता दिया कि कैसे कौन किसका रिलेटेड पार्टी रहेगा। और एक डायग्राम यहां पर आपको दे दिया गया है, ये वेंचर 3 यहां पर है, ऐसा समझ के चलें, ये नहीं है, यहां पर है वेंचर 3। अब बताइए एक एक कर कौन किसका रिलेटेड पार्टी होगा। सो H1 में कौन किसका रिलेटेड पार्टी है? कैन आई से वेंचर 2? यस, वेंचर 2 ओनली? पक्का? नेक्स्ट, वेंचर 2 का कौन रहेगा? वेंचर 2 का कौन रहेगा? कैन आई से JV1 एंड H1? अरे यस और नो? विथ रिस्पेक्ट टू वेंचर 1 कौन रहेगा? इट विल बी ओनली JV1। सर क्या को वेंचरर्स रिलेटेड पार्टी नहीं है? नहीं, को वेंचरर्स आर ऑल्सो नॉट रिलेटेड पार्टी, ये चीज याद रखना है। सर JV1 का कौन बनेगा? JV1 का तो भाई वेंचर 1, वेंचर 2 एंड JV1.1। एंड सर व्हाट अबाउट JV1.1? JV1.1 का रिलेटेड पार्टी सिर्फ JV1 रहेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? सो एक और एक डायग्राम से आपको एक बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। आई होप आपको एकदम अच्छी तरह से पूरा क्लियर हो गया है। श्योर? चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर आपको एक और एक डायग्राम आ रहा है, बताइए। सो x का कौन रिलेटेड पार्टी रहेगा? x का रहेगा y, z, o। y का कौन रहेगा? y का कौन रहेगा?
एक मिनट, एक्स का ओ तो नहीं रहेगा, एक्स का ओ नहीं रहेगा, वाई का एक्स भी है और जेड भी है। अरे यस और नो? ओ का कौन रहेगा? सिर्फ जेड। श्योर? पक्का? और जेड का कौन रहेगा? एक्स, वाई एंड ओ। अरे यस और नो? श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया, अच्छी तरह से समझ में आ गया। सो ये 3 जो क्वेश्चंस हमने किए अभी, क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी तरह से डायग्राम वाइज देख लेना, समझ लेना। अभी जो हमने रिसेंट में क्वेश्चन किया, आई होप एक क्वेश्चन मैंने एसोसिएट पे लिया, एक सब्सिडरी पे है, तो दिस इज हाउ हो सकता है एग्जाम में दे कैन गिव यू द डायग्राम्स एंड देन अकॉर्डिंगली टेल यू टू आइडेंटिफाई कि कौन किसका रिलेटेड पार्टी है। श्योर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अनीता लिमिटेड एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर एंड शी पेड सैलरी ऑफ 5 lakhs टू एमडी एंड सेल्स मेड्स टू इट्स एसोसिएट एंटरप्राइज एंड सेल्स मेड्स टू कस्टमर्स। अब क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन से ट्रांजैक्शंस रिलेटेड पार्टी है। तो ऑब्वियसली एमडी के साथ किया हुआ ट्रांजैक्शन इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एसोसिएट के साथ किया हुआ ट्रांजैक्शन इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, बट यहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर के साथ इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सो आउट ऑफ 3 द 2 ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, कस्टमर वाला जो ट्रांजैक्शन है उसका कोई डिस्क्लोजर नहीं करना है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? ठीक उसी तरह से फिर से एक क्वेश्चन है, XYZ इज 100% सब्सिडरी ऑफ एबीसी। ओके, एबीसी का XYZ में 100% स्टेक है। अब यहां पर पहली बात ध्यान से देख लेना, वो पूछ रहे हैं आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या बताना है। ओके, दे आर नॉट आस्किंग यू सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो एकदम अच्छी तरह से समझना। अब सबसे पहले जैसे सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, क्या एम्प्लॉय को सैलरी दिया तो रिलेटेड पार्टी होता क्या? नो, सो इट इज नॉट रिलेटेड पार्टी। लोन गिवन टू एम्प्लॉयज, अगेन नो। थर्ड, इंटर कंपनी सेल्स बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी, आएगा क्या? नहीं। याद रखो ये सीएफएस है और सीएफएस में होल्डिंग और सब्सिडरी के जो ट्रांजैक्शन है वो वैसे भी नलिफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट, लोन गिवन टू एमडी ऑफ एबीसी, यस दिस इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। पार्ट 1 में हमने देखा है सैलरी पेड टू केएमपी एमडी इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। एंड द नेक्स्ट, transfer of asset again by ABC to its subsidiary, so again it will not be a particular related party transaction. Sure about this? So out of the 5 transactions, only the loan given to MD of ABC is a related party transaction. उसके अलावा कोई भी transaction related party transaction नहीं है। Sure about this? Come to question number 23. Now the question number 23 says, Amita has disclosed the related party transaction with its holding company, wholly owned subsidiary company, group companies, vendors, where KMP have significant influence. However, transactions with relatives of KMP have not been disclosed. Now the focus is उनके relatives के साथ जो transactions हैं उसके बारे में जैसे हमने disclose नहीं किया क्योंकि वो इतने मटेरियल नहीं है। तो क्या वो AS 18 के हिसाब से सही है? तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको जो है रिलेटेड पार्टीज ऑफ केएमपी के साथ हुए ट्रांजैक्शंस को भी एज पर AS 18 डिस्क्लोज करना पड़ेगा। याद रखिए, रिलेटिव्स ऑफ केएमपी ऑल्सो कम अंडर द एम्बिट ऑफ AS 18 और वो भी हमें यहां पर बताना पड़ेगा। अगर बहुत कोई ज्यादा मटेरियल नहीं है तो उसकी सेपरेट डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, आप उसको क्लब कर सकते हैं, बट आपको डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, अगेन अमिता इज अ पार्ट टाइम डायरेक्टर इन A लिमिटेड। ओके, सॉरी दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसे डिलीट कीजिए, पूरा टाइप नहीं हुआ है। दिस क्वेश्चन इज एन इनकम्प्लीट क्वेश्चन,
इसको डिलीट कर दीजिए प्लीज, जिनके पास मेरी बुकलेट है। दिस क्वेश्चन इज नॉट वैलिड। क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखना। एक्स लिमिटेड सोल्ड टू वाई और 25 लाख से गुड सेल किए। मिस्टर ए जो कि एमडी और चीफ है एक्स लिमिटेड का, ऑलमोस्ट 100% कैपिटल है वाई का। सेल्स वगैरह नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे किया था। अब चीफ अकाउंटेंट कह रहा है क्या बताने की जरूरत है, हम तो वही प्राइस पर सेल कर रहे हैं जो हम बाकी लोगों को सेल करते हैं। तो आपको यह, जबकि हम नॉर्मल सेलिंग प्राइस है आर्म्स लेंथ प्राइस पे, तो बताने की जरूरत नहीं है। क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सेम क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, हमने पहले भी ये किया है। आपका ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, अब वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर हो या ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं गिरता। आपको उसको डिस्क्लोज करना है, मतलब करना है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? क्योंकि एक जगह पर आप एमडी है और दूसरे जगह पर आप 100% के ओनर हैं, तो आपको इसमें जो है वो रिलेटेड पार्टी की डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, अ पेरेंट कंपनी ए owns 100% of B and 49% of C. Subsidiary B in turn owns 10% of C. तो क्या A और C रिलेटेड है या नहीं, आपको बताना है। अब काफी लोग जो हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि ए का डायरेक्ट होल्डिंग तो 49 है ही, और इनडायरेक्ट की अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो इट इज 100 इंटू 10, दैट इज 10। सो टोटल 59% जा रहा है, एंड एज इट एक्सीड्स 15% आपका उस पर कंट्रोल है, तो फिर रिलेशनशिप जो है वो कंट्रोल के हिसाब से रहेगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के हिसाब से नहीं। श्योर अबाउट दिस? पक्का? कम टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, ए कंपनी में 8 डायरेक्टर्स हैं और बी कंपनी में 5 डायरेक्टर्स हैं। 4 डायरेक्टर्स दोनों ही कंपनी में सेम है, और ये दोनों ही कंपनीज के बीच में ट्रांजैक्शंस भी होते रहते हैं। अब ये ईयर में देयर इज नो बिजनेस ट्रांजैक्शन बिटवीन दीज टू कंपनीज, तो क्या डिस्क्लोजर देना है? अब पहली बात ये क्लियर समझ लें कि हमें ये क्वेश्चन क्लियरली नहीं कहता कि इज इट नियरली अ कोइंसिडेंट, मतलब क्या ये डायरेक्टर्स अपने टैलेंट पर दोनों कंपनीज में आए हैं, या सच में ये दोनों कंपनीज को एक तरह से इन्फ्लुएंस करने के लिए है। अगर ये अपने इंडिपेंडेंट कैपेबिलिटी एबिलिटी पर आए हैं, तो देर इज एक्चुअली नो कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, देर इज नो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। बट अगर इनका एम यही था कि जो है हम एक काम करेंगे, अगर दोनों तरफ मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स सेम रहेंगे, तो देन वी कैन इन्फ्लुएंस, वी कैन कंट्रोल द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। अगर ऐसा है तो फिर ऑब्वियसली दोनों ही कंपनी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी, और फिर आपको उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन हो या ना हो, बिकॉज हमें पता है कि जब कंट्रोल होता है तो ट्रांजैक्शन हो या ना हो आपको डिस्क्लोज करना है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जब होता है तो ट्रांजैक्शन हो तो डिस्क्लोज करना है, ना हो तो करने की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर हमने ये सोल्यूशन देखिए, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर सेम इन बोथ द कंपनीज। ना मियरली ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन नॉट कंक्लूड कि क्या वो रिलेटेड पार्टी है। अगर वो सच में टू कंट्रोल है तो फिर आपको बताना पड़ेगा, दैट नीड्स टू बी डिस्क्लोज। बट अगर डायरेक्टर हैज बीन अपॉइंटेड इन देयर इंडिपेंडेंट कैपेसिटी, दैट इज द वर्ड, उनकी एबिलिटी के हिसाब से अगर वो हो रहे हैं, तो फिर दे आर नॉट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रिलेशन में नहीं आएंगे, और आपको ऑब्वियसली फिर डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा। श्योर? क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, ए का बी में 30% है, वाइल बी का सी में 25% है। क्या ए एंड सी रिलेटेड पार्टी है? बताइए क्या लगता है आपको? सो द करेक्ट आंसर इज नो, बिकॉज हमें मालूम है कि एन एसोसिएट ऑफ एसोसिएट इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी। यस,
और ये भी याद रख लेना को एसोसिएट्स भी आर नॉट रिलेटेड पार्टी। अब यहां पर ना ए का बी के अंदर 50% से ज्यादा है, ना बी का सी के अंदर 50% से ज्यादा है। इसका मतलब बी जो है वो ए का एसोसिएट है, सेम सी एंड बी, एंड वी नो दैट एन एसोसिएट ऑफ एसोसिएट इज नेवर कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड पार्टी। श्योर अबाउट दिस? तो यहां पर आप देख सकते हैं एन एसोसिएट ऑफ एसोसिएट कैन नॉट बी स्टेटेड एज रिलेटेड पार्टी, देयरफॉर सी इज नॉट रिलेटेड पार्टी विद ए। श्योर अबाउट दिस? कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो एसोसिएट ऑफ एसोसिएट था। नाउ यहां पर ये कह रहा है ए लिमिटेड है और उसके दो एसोसिएट्स हैं बी और सी, एंड ओन्स 25% ऑफ, एक मिनट, डायग्राम उल्टा हो गया। यहां पर हम बोलेंगे ए लिमिटेड बी में 25% होल्ड कर रहा है और सी में 30% होल्ड कर रहा है। अब आपको ये बताना है कि क्या बी और सी रिलेटेड है। सो अगेन द करेक्ट आंसर इज नो, बिकॉज पिछले क्वेश्चन में क्या था, एन एसोसिएट ऑफ एसोसिएट। ये क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है, को एसोसिएट, और हमें मालूम है कि को एसोसिएट इज ऑल्सो नॉट अ रिलेटेड पार्टी, नॉट अ रिलेटेड पार्टी। क्लियर? श्योर अबाउट दिस एवरीबडी? तो ये मुझे कहीं पर आपके नोट्स में लिखा हुआ चाहिए कि को एसोसिएट एंड एसोसिएट ऑफ एसोसिएट आर नेवर रिलेटेड पार्टी। श्योर अबाउट दिस? पक्का? कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एचडीएफसी का करंट अकाउंट है विद इट्स सब्सिडरी एचडीएफसी बैंक, जिसके थ्रू वो अपने क्लाइंट्स को चेक्स इश्यू करता है। क्या एचडीएफसी को करंट अकाउंट की सब डिटेल्स बतानी है क्या? नो, क्यों नहीं बतानी? आपको मालूम है एक क्वेश्चन हो चुका है इसके पहले, बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग रेगुलेटर जो बैंक सेक्टर को जो रेगुलेट करता है उसमें एस 18 में ड्यू टू वर्च्यू ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी क्लियरली बोला है कि बैंकिंग रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शंस हैं तो वो आपको किधर भी बताने की जरूरत नहीं है। श्योर अबाउट दिस? कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पस की वजह से देयर इज नो नीड टू डिस्क्लोज द ट्रांजैक्शंस। सो एन एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी लिमिटेड भले ही रिलेटेड हो बट उसके बैंक अकाउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को कहीं भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। कम टू क्वेश्चन नंबर 31। 31 कहता है क्या एचडीएफसी बैंक को यह बताना पड़ेगा कि उसने एचडीएफसी से अदर देन बैंकर एक प्रीमाइसेस रेंट पे लिया है। ऑब्वियसली वो तो बताना पड़ेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी सिर्फ और सिर्फ एक बैंक और कस्टमर रिलेशन पे चलता है, उसके अलावा अगर आप कोई दूसरी कैपेसिटी में डील कर रहे हो तो डिस्क्लोजर तो देना पड़ेगा। तो यहां पर अगर एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को कोई प्रीमाइसेस लेट आउट करी है तो वो ट्रांजैक्शन तो आपको बताना ही पड़ेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में 60% है विच इन टर्न ओन्स 70% इन सी। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है एंड में एक्स लिमिटेड owns the remaining in C. Okay, X owns remaining in C. Now it says X और A के कुछ transactions हुए थे. Okay, X और A के transactions हो रहे हैं, तो क्या X और A related party है? क्या लगता है आपको? So the correct answer is no. मुझे बताइए A और X कौन से रिश्ते से है? नाइदर ए एक्स को कंट्रोल करता है ना वो एक दूसरे के एसोसिएट है। हाँ, मानते हैं कि ए बी को कंट्रोल करता है, बी सी को कंट्रोल करता है, इसका मतलब ए सी को कंट्रोल करता है, लेकिन यहां पर एक्स और ए का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ना कंट्रोल है ना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और इसी वजह से दे आर नॉट अ रिलेटेड पार्टी। उन्हें अपने बीच में हुए ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। श्योर अबाउट दिस? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33।
क्वेश्चन नंबर 33 का बोलने का पर्पस ये था, यहां पर उन्हें ये बोलना है कि एक कंपनी है जिसने ट्रांजैक्शन या सर्विसेज दी है, ठीक है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जो है वो सर्विसेज दी है। फोकस उनका ये है, यहां पर जब सर्विस दे रहे थे तो कोई चार्जेस नहीं लिए गए, ठीक है, कोई पैसे नहीं लिए गए, मतलब आपकी ही ग्रुप कंपनीज को आपने सर्विसेज दी लेकिन वहां पर कोई चार्ज नहीं दिया गया। तो क्वेश्चन आपको ये घुमाने की कोशिश कर रहा है कि जब पैसे ही नहीं लिए तो क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बताने की जरूरत है या नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज यस, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। रूल कहता है व्हाट मैटर्स इज सर्विस प्रोवाइडेड, what does not matters is whether price charged or not charged। वो मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता है? मायने वो चीज रखती है कि भाई आपने सर्विस दी क्या, आपने कोई ट्रांजैक्शन किया क्या, हाँ, तो दैट्स इट, आप एक रिलेटेड पार्टी। अब आपने पैसे लिए हो नहीं लिए हो, that does not matter। Sure, पक्का। So come to question number 34। Question number 34 कहता है वमन्ना has two non-executive directors, और आपको बताना है, एक तो उसका अगर समझ लीजिए वोटिंग पावर है कंपनी में, और दो it does not enjoy any authority or is not cannot influence the PDC, planning, directing and controlling of the activities। तो हमें कौन से डायरेक्टर का रिलेटेड पार्टी में बताना है, ए का या बी का। सो आप समझ गए होंगे, वेरी इजी, डायरेक्टर ए का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है बिकॉज उसका वोटिंग पावर है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन डायरेक्टर बी का कोई वोटिंग पावर नहीं है यहां पर, ना वो कोई अथॉरिटी एंजॉय करता है, ना वो कोई आपकी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करता है। तो डायरेक्टर बी के साथ इट इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। श्योर अबाउट दिस, यहां पे आप देख सकते हैं, एंड नॉट डी, बी के साथ नहीं, ए वाला ट्रांजैक्शन आपको एस 18 के हिसाब से बताना पड़ेगा। श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 says Aruna owns 60% of Bhaskar। Arun owns 60% in Bhaskar, which in turn owns a 60% in Chandru। Karuna owns the remaining। Okay, Karuna 40%। अब वो कह रहे हैं कि बीच में करुणा के कुछ ट्रांजैक्शंस अरुण के साथ हुए। ओके, ये सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, कोई ट्रांजैक्शंस हुए हैं, याद है अभी पीछे एक ट्रांजैक्शन हुआ था, 3 क्वेश्चन पहले हमने एक सेम ऐसा क्वेश्चन किया। तो वो कह रहे हैं क्या अरुण और करुणा कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आएंगे। द करेक्ट आंसर इज नो, नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। आप क्लियरली देख सकते हैं कि अरुण का करुणा पर, अरुण लिमिटेड का करुणा लिमिटेड पर ना कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ना कोई कंट्रोल है, और ऑब्वियसली देयरफॉर दे आर नॉट रिलेटेड पार्टी एज पर AS 18। तो उन्हें ये ट्रांजैक्शंस के डिस्क्लोजर्स देने की जरूरत नहीं है। श्योर अबाउट दिस। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है वुड को एसोसिएट्स बी कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड पार्टी। अब मुझे बताइए, पीछे मैंने अब भी किया है, क्या मुझे इसको फिर से रिपीट करने की जरूरत है? इट्स अ रिपीट क्वेश्चन। I will just share the solution with you. It clearly says co-associates cannot be regarded as a related party। मतलब यहां पर हमें पहले उन्होंने पूछा और फिर एक क्वेश्चन फालतू में दिया है कि आशा के 2 एसोसिएट्स है, बासु और चरण, एक में 25, एक में 30, तो क्या बासु और चरण दोनों रिलेटेड पार्टी रहेंगे? नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया को एसोसिएट्स, इसके पहले भी हमारा क्वेश्चन हो गया है, को एसोसिएट्स कभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस या रिलेटेड पार्टी नहीं होते, और इसीलिए उनके बीच के ट्रांजैक्शंस को AS 18 के हिसाब से रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। श्योर अबाउट दिस, पक्का। कम टू क्वेश्चन नंबर 37 प्लीज। क्वेश्चन 37 कहता है लक्ष्मण लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लिक्विड सोप्स। अब उसकी हालत खराब हो गई है, तो रूल यहां पर क्वेश्चन में ऐसा उन्होंने बोला है कि जब एक क्रेडिटर है जो लीड ले रहा है सब क्रेडिटर्स के बिहाफ पर,
और उसने कंपनी के खिलाफ वाइंडिंग अप प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया बिकॉज पैसे वसूलने हैं, तो क्या शुभम लिमिटेड एक लक्ष्मण लिमिटेड का रिलेटेड पार्टी हो गया, क्योंकि उसके पास ये अधिकार था कि वो वाइंड अप कर सकता है। अब ये इतना अब्सर्ड क्वेश्चन है, जस्ट बिकॉज कि क्रेडिटर के पास वो अथॉरिटी है, वो पावर है कि वो अपने पैसे वसूलने के लिए उस कंपनी को लिक्विडेशन में ले जा सकता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दोनों रिलेटेड पार्टी बन गए। ना वो किसी उसके ऊपर कोई कंट्रोल है, ना उसका ऊपर किसी का सिग्नल इन्फ्लुएंस है, एंड देयरफॉर शुभम इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ऑफ लक्ष्मण। ये तो यार लॉ में एक हर क्रेडिटर का अधिकार होता है कि कल जाकर उसको अपने पैसे नहीं मिलते तो वो एक्शन ले सकता है, बट जस्ट बिकॉज कि वो एक्शन ले रहा है इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका आपकी कंपनी के फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज डिसीजन में जो है वो पार्ट ले रहा है या उसका उसके ऊपर कंट्रोल है। यहां पर आप देख सकते हैं, शुभम डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस ऑफ लक्ष्मण एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ उसका प्रोटेक्टिव राइट कि भाई मुझे को पैसे नहीं मिल रहे तो मैं वाइंड अप करके लिक्विडेट करके अपना पैसा ले सकता हूं। तो इसीलिए शुभम का और लक्ष्मण का रिलेटेड पार्टी होना इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट। श्योर अबाउट दिस। कम टू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, भोजन होटल्स एक अमृत बोलकर एक बंदा उसके साथ एग्रीमेंट किया कि हम तुझे एक फिक्स रिटर्न देंगे और तू हमारा डे टू डे मैनेजमेंट देखेगा। भाई फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजंस तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेते हैं। अमृत का तो कंपनी में कोई वोटिंग पावर भी नहीं है। आपको यह बताना है कि क्या अमृत का और भोजन होटल्स का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है या नहीं है या नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज नो, नॉट अ रिलेटेड पार्टी। क्यों? अरे यार नो वोटिंग पावर, ठीक है, मतलब वोटिंग पावर भी नहीं है। सेकेंड, नो कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी। हमें क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं, मतलब वो ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज पर भी फोकस नहीं है उसका, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वोटिंग पावर भी नहीं है। अच्छा, उसको फिक्स रिटर्न मिलता है जस्ट लाइक अ सैलरी रे बाबा। वो एक होटल का मैनेजर है। अगर आपने किसी होटल के मैनेजर को कहा कि मेरी होटल चला, मैं तुझे फिक्स सम दूंगा ऐसा वैसा, तो क्या वो आपका रिलेटेड पार्टी बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सो यहाँ पर अमृत और भोजन होटल्स का कोई भी रिलेशन पार्टी A18 के हिसाब से नहीं आता। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मियर कॉन्ट्रैक्ट टू मैनेज जस्ट फॉर अ फीस डज नॉट इन इटसेल्फ क्रिएट अ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। So Amrit does not have that ability to direct or instruct the board of directors. Neither he is a KMP. ना वो कोई significant influence exercise कर सकता है, and therefore make sure कि अमृत और भोजन होटल्स का कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। श्योर अबाउट दिस। सेक्शन 13 सॉरी सेक्शन क्या क्वेश्चन 39। अब यहां पर आपके 5 सब्सिडरीज है। कैन यू सी दिस 1 2 3 4 5 एंड दे आर डूइंग ऑल मोर और लेस सिमिलर ट्रांजैक्शंस। नाउ दे से कैन यू एग्रीगेट, एंड इफ यू कैन कैसे एग्रीगेट किया जा सकता है। अब गाइस एग्रीगेट की ऐसी टेक्निक है कि आपको आपका अगर ऐसा कभी होता है जैसे आपकी 8-10 सब्सिडरीज और सबके साथ सेम ट्रांजैक्शन, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं परचेज, तो आप ऐसा कर सकते हैं, सबका पहले टोटल ले लीजिए 80 प्लस 120 प्लस 55 प्लस 15 प्लस 30, ठीक है। समझ लीजिए वो टोटल आपका आ रहा है 300 lakhs। अब आप उसका 10% कर लीजिए, कितना आता है 30 lakhs। तो रूल कहता है अगर आपका वो सब्सिडरी ओवरऑल ट्रांजैक्शन से 10% या उससे ऊपर जाता है तो फिर आप 10% से ऊपर जाता है तो फिर आप उसको सेपरेट डिस्क्लोज करेंगे, आप उसको क्लब नहीं कर सकते। और अगर वो 10% को एक्सीड नहीं कर सकता गाइस, देन आप उसको क्लब कर सकते हो। तो अब देखिए अगर ये 30 lakhs के ऊपर है तो इसका सेपरेट डिस्क्लोजर होगा, इसका सेपरेट डिस्क्लोजर होगा, इसका सेपरेट डिस्क्लोजर होगा, इसका सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं करो तो भी चलेगा, इसका सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं करो तो भी चलेगा। इसका मतलब अगर आपको डिस्क्लोज करना है तो J1 अलग से बताना होगा, J2 अलग से बताना होगा, J3 अलग से बताना होगा, लेकिन J4 और J5 को आप क्लब कर सकते हो, ओके, और उसे एक साथ भी बताया जा सकता है। लेकिन रूल कहता है अगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस
बताते हैं और आपको लगता है कि मेरे को J4 और J5 अलग से बताना है, मे बी दैट विल गिव मोर क्लैरिटी टू द शेयर होल्डर्स, तो स्टैंडर्ड कहता है आप वैसा कर सकते हो, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। ये आपको एक फैसिलिटी दी गई है कि अगर आपकी ऐसी हंड्रेड्स ऑफ सब्सिडरीज है तो आपको हर एक का अलग अलग से बताने की जरूरत नहीं, सब्जेक्ट टू उसके साथ हुआ ट्रांजैक्शन ओवरऑल ट्रांजैक्शन अमाउंट का 10% से कम हो। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो यहां पर आप, मैंने पूरी कैलकुलेशन करी है, आप देख सकते हैं। इफ यू सी द टोटल कम्स टू 300 lakhs, उसका 10% कम्स टू 30 ना। J1 J2 J3 का तो सेपरेटली बताना पड़ेगा, हमने अभी देखा, बट J4 एंड J5 कैन बी एग्रीगेटेड। एंड अगर आपका कोई फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस वारंट करता है तो ऑब्वियसली आप उसको सेपरेटली डिस्क्लोज कर सकते हैं। श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? कम टू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है अ कंपनी इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बताइए हाउ कैन द कंपनी इंश्योर कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। नाउ दिस इज जस्ट अ थ्योरी क्वेश्चन, जस्ट एक थ्योरी क्वेश्चन है कि वो कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए हमने कि हम लोग कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को मिस आउट ना कर लें, हम लोग हर चीज को बराबर से अकाउंट करें, तो हमने क्या करना चाहिए। तो बस आपको एक थ्योरी है, ये लर्न कर लेना है कि इम्प्लीमेंट एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स, ये बोलते हैं ना प्रॉपर चेक्स इन प्लेस टू एंश्योर कि सारे ट्रांजैक्शन जो है वो अप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाई हो, और सिर्फ आइडेंटिफाई ही ना हो, डिस्क्लोज भी हो। और जो ये कंट्रोल्स और प्रोसीजर्स जो आप लगा सकते हो वो हो सकता है अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशंस लेना डायरेक्टर से, प्रमोटर से, केएमपी से, कि क्या हमने सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज करे हैं। जब आप उनसे ऑडिट में हम देखते हैं मैनेजमेंट एमआर लेटर, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर मांग सकते हैं कि भाई आपने हमें जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बताए हैं, हमें जो पता है हमने सारा बताया है, हमने कुछ भी नहीं छुपाया है। तो ऐसे कुछ इंटरनल कंट्रोल्स इन प्लेस आप पुट कर सकते हो जिससे कोई भी आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन छूट नहीं जाएगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? कम टू क्वेश्चन नंबर 41। अब 41 कहता है राम एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द ऑपरेटिंग डिसीजंस ऑफ लक्ष्मण during a certain financial year. There was no transaction between the companies. The parties feel that there is no need to give a related party disclosure in the financial statement. क्या ये सही है या नहीं, आप बताइए ना। गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कंट्रोल होता तो ट्रांजैक्शन हो या फिर ट्रांजैक्शन आपके बीच ना हो, डिस्क्लोजर तो देना ही होता है। लेकिन वही बात अगर आपकी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के रिलेटेड है और ऑब्वियसली उसमें ट्रांजैक्शन है तो डिस्क्लोज करो, बट अगर देयर इज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड देयर इज नो ट्रांजैक्शन तो नो नीड फॉर डिस्क्लोजर। आर यू गेटिंग दिस? श्योर अबाउट दिस? पक्का? एवरीबडी? तो यहां पर ये अब क्लियर आपको मैंने समझा दिया। तो यहां पर ये पहली बार जो क्लाइंट कह रहा है वो सही है, और आप देख सकते हैं सो वेयर कंट्रोल एग्जिस्ट एंड डज नॉट एक्सटेंड टू सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सिंस देयर इज नो ट्रांजैक्शन एट ऑल इन द अबव केस, द A18 डज नॉट अराइज, हेंस द कंपनीज व्यू पॉइंट इज करेक्ट। श्योर अबाउट दिस? पक्का? तो कंट्रोल होता तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रांजैक्शन होता है कि नहीं हमें बताना पड़ता, बट यहां पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जैसा है, एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में ट्रांजैक्शन हो तो बताना है, ना हो तो नहीं बताना। श्योर? 42 द लास्ट क्वेश्चन स्टेट्स अगर ट्रांजैक्शन विद एसोसिएट है तो क्या हमें CFS में डिस्क्लोज करना है। अब एक बात क्लियर कर लीजिए, अगर आप CFS बना रहे हैं तो सब्सिडरी के साथ जो ट्रांजैक्शन होता है उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। समझ रहा है? क्योंकि आप वहां पर आप लाइन बाय लाइन मेथड फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो एसोसिएट के सारे साथ हुए ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करना है। ऐसा ना सोच लें कि CFS बना रहे हैं तो सब्सिडरी के साथ, एसोसिएट के साथ, जेवी के साथ मैं कोई ट्रांजैक्शन नहीं बताऊंगा। सिर्फ होल्डिंग सब्सिडरी का ट्रांजैक्शन नहीं बताया जाएगा, एसोसिएट के साथ हुए सारे ट्रांजैक्शंस बताए जाएंगे, बिकॉज CFS में
उनके साथ हुए ट्रांजैक्शन एलिमिट नहीं होते, तो इसीलिए उनको उसके रिलेटेड कोई स्पेसिफिक एग्जेम्पशन नहीं दिया गया। एग्जेम्पशन दिया गया है तो सिर्फ और सिर्फ सब्सिडरीज को। श्योर अबाउट दिस? सो यहां पर हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क अस in the comment section and we'll be more than happy to help you. Thank you very much. Keep watching. हमारी पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपलोड करे हैं, और जैसे मैंने आपको कहा पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में वी ऑलवेज एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, द थ्योरी, व्हाट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेज, एप्लीकेबिलिटी एक्सेट्रा, और पार्ट 2 में वी ट्राई टू कवर एज मेनी सम्स एज पॉसिबल। यहाँ पर हमने 60 मिनट्स के अंदर 42 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। दिस वीडियो इज ओनली फॉर दोज पीपल जिनकी प्रॉपर थ्योरी है, लर्न है, उन्हें बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। And this video is obviously very much useful for these people. Sure about this? So thank you very much, guys. Best of luck for your padhai and keep watching, as I always say. Thank you.